Dear students, hearty welcome to all of you. Today we are going to deal dramatic terms. आज हम लोग dramatic terms को डील करने वाले हैं जो कि पेपर 1 में यूनिट 2 का सेक्शन बी है. आइए हम लोग देखते हैं कि dramatic terms में कौन कौन से dramatic terms हैं. सबसे पहला है एंटागोनिस्ट यानी विलन और खलनायक. आगे जाकर थोड़ा पता चलेगा कि विलन और एंटागोनिस्ट में क्या डिफरेंस है. फिलहाल हम लोग जानते हैं क्या है एंटागोनिस्ट. An antagonist is a character in a story who is represented or presented as the chief enemy or foe of the protagonist or hero. Antagonist जो होता है वो एक कैरेक्टर होता है किसी भी कहानी में, किसी भी नाटक में, किसी भी स्टोरी में, ठीक है, या नॉवेल में, जो कि हीरो का दुश्मन होता है. ठीक है. The English word antagonist comes from the Greek antagonists means opponent, competitor, villain, enemy or rival. तो ग्रीक वर्ड एंटागोनिस्ट से इसको लिया गया जिसका मतलब होता है ओपोनेंट, विरोधी, प्रतियोगी, खलनायक, दुश्मन और प्रतिद्वंदी के रूप में, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एंटी, जो कि एंटी वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अगेंस्ट, खिलाफ. इट इज द चीफ कैरेक्टर इन अ मॉडर्न नॉवेल और प्ले हुज कैरेक्टर इज वाइडली डिस्क्रिपेंट फ्रॉम दैट विच वी एसोसिएट विद द ट्रेडिशनल प्रोटैगनिस्ट और हीरो ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क. किसी भी सीरियस लिटरेरी वर्क में दो मुख्य पात्र होते हैं, एक हीरो होता है और दूसरा उसके खिलाफ एंटागोनिस्ट होता है. हीरो को हम लोग प्रोटैगनिस्ट कहते हैं और उसके खिलाफ काम करने वाले को एंटागोनिस्ट कहते हैं. ठीक है. तो ये क्या है, इसके अंदर अवगुणों का भंडार होता है, इसके अंदर लार्जनेस, डिग्निटी, पावर और हीरोइज्म का अभाव होता है. और एंटी हीरो में क्या होता है कि यह पेटी होता है, बेशरम किस्म का, ठीक है, इग्नोमिनस यानी शेमफुल काम करेगा, पैसिव होगा, इनफेक्चुअल होगा, बेईमान होगा. यद्यपि कि विलेन जो होता है, हाउएवर द विलेन ऑफ द स्टोरी इज नॉट ऑलवेज द सेम एज द एंटागोनिस्ट. विलेन और एंटागोनिस्ट दोनों हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे. एज सम नैरेटिव्स कास्ट द विलेन इन द प्रोटैगनिस्ट रोल विद द ऑपोजिंग हीरो एज द एंटागोनिस्ट. कभी कभी विलेन जो है वो प्रोटैगनिस्ट के रोल में भी आ जाता है, यानी विलेन जो है कभी कभी हीरो जैसा भी काम करने लगता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वह अपोजिंग हीरो होता है, यानी हीरो को विरोध या हीरो के विरोध में खड़ा हो जाता है. ठीक है. तो वो एंटागोनिस्ट कहलाता है. एंड एंटागोनिस्ट इज ऑल्सो समटाइम्स अ न्यूट्रल कैरेक्टर. कभी कभी ये न्यूट्रल कैरेक्टर भी हो जाएगा. हु मे रिप्रेजेंट अ थ्रेट और ऑब्स्टेकल टू द मेन कैरेक्टर, जो कि मुख्य पात्रों के रास्ते का बाधा हो जाएगा, उनके रास्ते में कठिनाइयाँ पैदा करेगा. ठीक है. बाय हिज और हर एग्जिस्टेंस, अपनी उपस्थिति के मदद से, यानी अपने आप को बाधा के रूप में प्रस्तुत करता है ड्रामा में, नॉवेल में. नॉट नेसेसरीली बाय टारगेटिंग हिम और हर इन अ डेलिबरेट मैनर. ये जानबूझ के नहीं करता, कभी कभी उसके एक्टिविटीज से ही हीरो को समस्याएं हो जाती हैं. दूसरा जो है ड्रामेटिक टर्म वो है कैथारसिस. कैथारसिस का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा ड्रामेटिक टर्म जो भावनाओं को शुद्ध करता है. तो कैथारसिस इज अ ड्रामेटिक टर्म मीन्स द प्योरिफिकेशन और पर्गेशन ऑफ द इमोशंस, स्पेशली पिटी एंड फियर, प्राइमरली थ्रू आर्ट. किसी कला की मदद से भावनाओं को प्योर करना, ठीक है, उन्हें पर्ज करना. ठीक है. तो इसे प्योरिफिकेशन भी कहते हैं, पर्गेशन भी कहते हैं. तो ये किसकी मदद से होता है? पिटी और फियर की मदद से. जब किसी चीज़ को देखकर आपको दया आने लगे और डर लगने लगे, समझिए कि आप में आपके भावनाओं की सुधार हो रही है, आपकी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं. अरिस्टोटल ने इसको पोएटिक्स में डिस्क्राइब किया है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से. और ट्रेजेडी जो है इसका एक मुख्य स्रोत है जिसमें आप कैथारसिस देखते हैं. द यूज इज डिराइव्ड फ्रॉम मेडिकल टर्म कैथारसिस. एक मेडिकल टर्म कैथारसिस से इसको लिया गया है जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है पर्गेशन और प्योरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण. अरिस्टोटल स्टेट्स दैट द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज टू अराउज टेरर एंड पिटी. ट्रेजेडी का मुख्य काम है लोगों के अंदर डर और करुणा पैदा करना, दया पैदा करना, और इसके इफेक्ट के कारण कैथारसिस जो है भावनाओं को शुद्ध करता है. द जर्मन ड्रामेटिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक गॉटहोल्ड लेसिंग हेल्ड द कैथारसिस कन्वर्ट्स एक्सेस इमोशन इनटू वर्ड्स विद डिस्पोजिशन. गॉटहोल्ड कहते हैं कि कैथारसिस क्या है, जो एक्सेस इमोशन हमारे अंदर होते हैं उसको शुद्ध करके एक अच्छे डिस्पोजिशन के रूप में आप भावनाओं को देख सकते हैं. ये शुद्ध कर देता है हमारे भावनाओं को. क्या? ट्रेजेडी. ट्रेजेडी को जब हम देखते हैं तो कैथारसिस की मदद से ऐसा होता है.
दूसरे जो क्रिटिक्स हैं, अदर क्रिटिक्स सी ट्रेजेडी एज अ मॉरल लेसन। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रेजेडी एक प्रकार का मॉरल लेसन है, लोगों को नैतिक पाठ सिखाता है। विच द फियर एंड पिटी एक्साइटेड बाय द ट्रेजिक हीरोज फेट सर्व टू वार्न द स्पेक्टेटर्स। क्या होता है कि जो दर्शक जब देखते हैं ट्रेजेडी को, तो जो हीरो होता है ट्रेजेडी का, जब वो अपने भाग्य के कारण भुगतता है, समस्याओं को झेलता है, तो इसे देखकर दर्शक भी सीखते हैं, अपनी भावनाओं को शुद्ध करते हैं। या तो ट्रेजेडी को देखकर डर लगता है या उस पर दया आती है, तो दोनों ही माध्यम है कैथारसिस के। ठीक है। द इंटरप्रिटेशन जनरली एक्सेप्टेड इज, इसका जो मुख्य व्याख्या जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या है, दैट थ्रू एक्सपीरियंसिंग फियर विकारोusly, यानी डर को जब हम देख कर महसूस करते हैं इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन, और जब सिचुएशन कंट्रोल में हो तब जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो अपने एंग्जाइटीज से सीखते हैं। ठीक है। और सिंपैथेटिक होने लगते हैं, सहानुभूति दिखाने लगते हैं, पहचानने लगते हैं ट्रैजिक सिचुएशन को, और प्रोटैगनिस्ट के इनसाइट में क्या कमजोरी थी, कमी थी, किसके कारण से भुगतना पड़ रहा है, ये सब सीखने लगते हैं। एंड देन ट्रेजेडी देन हैज़ अ हेल्पफुल एंड ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑन द स्पेक्टेटर्स और रीडर्स। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडी का बहुत ही अच्छा रोल होता है किसी भी व्यक्ति को और अच्छा बनाने में, ह्यूमनाइज करने में, और इसे देखकर स्पेक्टेटर्स और रीडर्स जो हैं वो बहुत इन्जॉय भी करते हैं और अपने अंदर परिवर्तन भी लाते हैं। राइट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट ड्रामेटिक टर्म, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक और लिटरेरी टर्म। क्लाइमैक्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक टर्म है और लिटरेरी टर्म भी इसे कहते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा द एक्शंस आर शोन अकॉर्डिंगली। ड्रामा के स्ट्रक्चर में जितने भी एक्शन होते हैं वो एक एक करके दिखाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर हैज़ एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड फाइनली डिनॉर्मेंट और कंक्लूजन। यानी सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है एक्सपोजिशन से, फिर घटना आगे बढ़ती है राइजिंग एक्शन के साथ, कहानी अपने पीक पॉइंट पे होता है जिसमें क्लाइमैक्स कहते हैं, जहाँ पे समस्या अपनी पूरी चरम सीमा पर होती है। फॉलिंग एक्शन, उसके बाद घटना में पतन होने लगता है, और फिर अंततः कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष आता है। द क्लाइमैक्स और क्राइसिस इज द डिसाइसिव मोमेंट। क्लाइमैक्स जो होता है वो निर्णायक पल होता है और टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, एट विच द राइजिंग एक्शन ऑफ द प्ले इज रिजर्व टू फॉलिंग एक्शन। यहीं से एक्शन में गिरावट होनी शुरू हो जाती है। इट मे और मे नॉट कोइंसाइड with the highest point of interest in the drama or the climax or turning point of a narrative work is its point of highest tension in drama। कहा जाता है कि ड्रामा में ये सबसे हाईएस्ट टेंशन का स्थान होता है। ड्रामा में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाने वाला जो पल होता है वो क्लाइमैक्स होता है, और इट इज़ द टाइम व्हेन द एक्शन स्टार्ट्स ड्यूरिंग विच द सॉल्यूशन इज गिवन। और क्लाइमैक्स के दौरान ही ड्रामा का सॉल्यूशन शुरू हो जाता है, कहानी का सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। सिंस क्लाइमैक्स इज द हाई पॉइंट ऑफ स्टोरी, चूंकि क्लाइमैक्स जो है वो हाई पॉइंट ऑफ स्टोरी होता है, विदाउट क्लाइमैक्स अ स्टोरी लैक्स एक्साइटमेंट। अगर स्टोरी में या ड्रामा में क्लाइमैक्स ना होगा तो क्या होगा, इसमें उत्तेजना घट जाएगी, एक्साइटमेंट नहीं होगा, लोग इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे, और एन ओवर आर्किंग मीनिंग, तो इसका जो है मीनिंग क्लियर नहीं होगा। द क्लाइमैक्स इज मार्क्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट फेसिंग द कन्फ्लिक्ट एंड प्रिवेलिंग। इसमें जो हीरो होता है उसी समय सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, विरोधाभास और संघर्ष महसूस करता है, जो समय के अनुसार चलता रहता है। ऑफन टाइम्स दिस मेक्स फॉर अ ड्रामेटिक एंड कंपेलिंग सीन। या ड्रामेटिक और कंपेलिंग सीन इसको कहा जा सकता है, या बाध्यकारी सीन हो जाता है जिस समय आप ड्रामा को सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। क्लाइमैक्स इज कंसिडर्ड एन एब्सोल्युटली नेसेसरी एलिमेंट ऑफ प्लॉट, और यह प्लॉट का सबसे नेसेसरी एलिमेंट भी कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ है क्या, जब कभी आप कोई फिल्म देखते हैं और बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन चलता होता है तो हमारे सामने कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स आते हैं, कॉमेडियंस आते हैं जो हमें रिलीफ देते हैं, हमें हंसाते हैं, तो कॉमिक रिलीफ उसी को कहते हैं। कॉमिक रिलीफ is a literary device used in plays and novels to introduce light entertainment between specific type of drama called tragedy। एक खास प्रकार का ड्रामा ट्रेजेडी के दौरान जब बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो हमें इंटरटेनमेंट करने के लिए, इंटरटेनमेंट देने के लिए हमारे बीच कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और वह इंट्रोडक्शन जो होता है वो कॉमिक रिलीफ के थ्रू होता है।
ठीक है. लिव्स अप टू इट्स नेम इंक्लूडिंग ट्रेजिक इवेंट्स दैट अल्टर कैरेक्टर्स लाइव्स इन मेजर वेज. और कह सकते हैं कि जो ट्रेजिक इवेंट होता है और जो कैरेक्टर के जीवन में बहुत ही उथल पुथल की जो स्थिति होती है, उस दौरान हमें कॉमिक रिलीफ देने के लिए कुछ कैरेक्टर्स आते हैं. When the subject matter is too heavy or tragic, writers will often follow an especially dark moment with something more light-hearted and amusing. जब ट्रेजेडी में बहुत ही ट्रैजिक मोमेंट आ जाता है और बहुत ही हेवी महसूस होने लगता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे समय में जो राइटर होता है हमें अम्यूज़ करने के लिए, खुश करने के लिए, आनंद देने के लिए कॉमिक रिलीफ हमारे बीच प्रस्तुत करता है. दिस इज कॉल्ड कॉमिक रिलीफ. ओके. इट इज़ ऑफन यूज्ड इन द शेप ऑफ अ ह्यूमरस इंसिडेंट, अ फनी इंसिडेंट, अ ट्रिकी रिमार्क और अ लाफिंग कमेंट्री. इसमें क्या क्या हो सकता है? ह्यूमरस हो सकता है कुछ घटना, फिर फनी इंसिडेंट कुछ हंसाने वाली घटनाएं हो सकती हैं, ट्रिकी रिमार्क हो सकते हैं, कोई बहुत ही मज़ेदार बात हो जाएगी, और हंसने का एक मोमेंट और कमेंट्री हो सकता है. इट इज़ डेलिबरेटली इंसर्टेड टू मेक द ऑडियंस फील रिलीफ. और ये जानबूझकर ऐसे ड्रामा में रखा जाता है ताकि ऑडियंस रिलीफ महसूस कर सकें जब वे ट्रेजेडी देख रहे होते हैं. इन दिस सेंस इट मेक्स द ट्रेजेडी सीम लेस इंटेंस. इसके कारण ट्रेजेडी जो है वो बहुत गंभीर दिखाई नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं दिखाई पड़ता उसमें, और दर्शक इसे इंजॉय करते हैं. Although it is often considered a diversion, it plays a significant role in advancing the action of the play or the novel. कभी कभी ये थोड़ा भटकाव भी लाता है, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है घटना को आगे बढ़ाने में, नाटक को आगे बढ़ाने में और उपन्यास को आगे बढ़ाने में. Etymologically, comic relief is a phrase of two words, comic and relief. ये दो वर्ड से बना है, comic और relief, जिसका मीनिंग क्या है? The meanings are clear that it is a relief provided through comic incident or remark. इसका मतलब ये साफ है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें खुशी प्रदान करना कोई घटना के द्वारा या किसी रिमार्क के द्वारा. ठीक है. नाउ वी हैव ड्रामेटिक आयरनी. ड्रामेटिक आयरनी मीन्स नाटकीय विडंबना. ड्रामेटिक आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन ड्रामा. इसका उपयोग ड्रामा में किया जाता है. बाय विच द ऑडियंसेस और रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स और इंडिविजुअल इन अ वर्क सरपासेस दैट ऑफ इट्स कैरेक्टर्स. जब किसी चीज़ को कैरेक्टर जो होता है, पात्र नहीं समझ पाता है, वह रीडर्स और ऑडियंस के द्वारा समझ लिया जाता है. द यूज ऑफ आयरनी इन लिटरेचर रेफर्स टू प्लेइंग अराउंड विथ वर्ड्स सच दैट द मीनिंग इम्प्लाइड बाय अ सेंटेंस वर्ड इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग डिराइव्ड. जो किसी भी शब्द का लिटरल मीनिंग होता है उससे डिफरेंट मीनिंग जिससे आता हो, उसी को कहते हैं आयरनी. Often, irony is used to suggest the stark contrast of the literal meaning being put forth. क्या होता है? आयरनी का जो यूज होता है वो सजेस्ट करता है स्टार्क कंट्रास्ट, बिल्कुल भिन्न अर्थ लिटरल मीनिंग से, जिसके सामने जो हमारे सामने रखा जाता है. The deeper real layer of significance is revealed not by the words themselves, but the situation and the context in which they are placed. इसका प्रयोग केवल शब्दों में नहीं किया जाता, बल्कि ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, परिस्थितियां हो सकती हैं जो हमारे सामने रखी जाती हैं. ड्रामेटिक आयरनी इज अ फॉर्म ऑफ आयरनी दैट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ वर्क्स स्ट्रक्चर एंड ऑडियंसेस अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन इन विच अ वर्क्स कैरेक्टर एग्जिस्ट डिफर सब्सटैंशियली फ्रॉम दैट ऑफ द कैरेक्टर्स. यानी ऐसा सिचुएशन जहां पर ड्रामेटिक आयरनी को शो किया जाता है, वहाँ पर ऑडियंस जिस चीज़ से अवेयर रहती है, कैरेक्टर उस चीज़ से अनअवेयर रहता है, कैरेक्टर को पता नहीं चलता है. ठीक है. एंड द वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स देयरफॉर टेक ऑन अ डिफरेंट ऑफन कंट्राडिक्टरी. और उस समय कैरेक्टर का जो एक्शन होता है वो रियल सिचुएशन से अलग हो जाता है, जिसके कारण उसे समस्याएं भुगतनी पड़ती हैं, यानी विडंबना की स्थिति पैदा हो जाती है. मीनिंग फॉर द ऑडियंस देन दे हैव फॉर द वर्क्स कैरेक्टर्स. Irony can be categorized into different types like including verbal irony, dramatic irony and situational irony. तो इसके मीनिंग के अनुसार और कैरेक्टर्स के अनुसार जो है आयरनी को कैटेगराइज किया गया डिफरेंट टाइप में, जिसमें से वर्बल आयरनी होता है, ड्रामेटिक आयरनी होता है और सिचुएशनल, और सिचुएशन के अनुसार भी आयरनी होता है, सिचुएशनल आयरनी से कहा जाता है. Hamartia is the next dramatic term. Hamartia, which is also called tragic flaw. हमार्शिया को ट्रेजिक फ्लॉ भी कहा जाता है. टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड हमार्टिनेन. तो हमार्टिनेन का मतलब होता है टू अर, यानी गलती.
इनहेरेंट डिफेक्ट जो पहले से ही होती है, कमजोरी होती है, कमी होती है, शॉर्टकमिंग होती है इन द हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी। एक ट्रेजेडी के हीरो में ये कमी पहले से ही होती है। हु इज इन अदर रिस्पेक्ट अ सुपीरियर बीइंग फेवर्ड बाय फॉर्चून। जो दूसरे तौर पे देखा जाए तो ट्रेजेडी का जो हीरो होता है राजा महाराजा और बहुत ही अच्छा भाग्य वाला होता है, भाग्यशाली होता है, अमीर होता है। लेकिन एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस किया है इस टर्म को कैजुअली पोएटिक्स में डिस्क्राइब करते हुए ट्रेजिक हीरो के बारे में कि वह एक मैन ऑफ नोबल रैंक होता है, उसका नेचर बहुत ही अच्छा होता है, भाग्यशाली होता है, बहुत अमीर होता है और उसके जीवन में जो चेंजेज आते हैं वो किसी विलेन के कारण नहीं आते बल्कि कुछ गलती के कारण आते हैं। जब कभी उसने जजमेंट लेने में कोई गलती कर दी जो हमार्शिया कहलाता है, और एन एलिमेंट ऑफ कॉस्मिक कल्यूजन, किसी भी सुपर नेचुरल बीइंग का इंटरफेरेंस हो सकता है और वह हीरो का फ्लॉ बन जाता है, चाहे वो कोई चांस हो, ज़रूरत हो, नेसेसिटी हो, एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो इसेंशियली उसको ट्रेजिक फ्लॉ बना देते हैं और उसकी कैटास्ट्रॉफी होती है, यानी उसकी बहुत ही ट्रेजिक डेथ होती है हीरो की। ठीक है, ग्रीक ट्रेजेडी में क्या है, द नेचर ऑफ द हीरोज फ्लॉ इज इवन मोर इल्यूसिव। आप ग्रीक ट्रेजेडी में इसको बहुत ज़्यादा और भी देखेंगे। ऑफन द ट्रेजिक डीड्स आर कमिटेड अनविटिंगली, क्योंकि जो ट्रेजिक डीड्स होते हैं हीरो के वो बहुत ही बेवकूफ़ी तरीके से, बेवकूफ़ाना तरीके से कमिट की जाती हैं हीरो के द्वारा। जैसा कि आप एडिपस द कॉम्प्लेक्स नाम की एक ड्रामा को आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि एडिपस किस प्रकार अपने पिता को मार देता है और अपनी माँ से ही शादी कर लेता है, जो कि अनजाने में करता है। ठीक है, इफ द डीड्स आर कमिटेड नोइंगली, अगर ये जानबूझ के किया जाता, दे आर नॉट कमिटेड बाय चॉइस, तो ये चॉइस के द्वारा नहीं होता है बल्कि अननोइंगली भी हो जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन अपेरेंट वीकनेस इज ऑफन ओनली एन एक्सेस ऑफ वर्च्यू। कभी कभी बहुत अच्छा आपके अंदर गुण भरा ही हुआ है, केवल आप समझदार नहीं हैं तो गलतियां करते जाएंगे। सच एज एन एक्सट्रीम प्रोबिटी ऑफ जील और परफेक्शन, आपके अंदर वह उत्साह है परफेक्शन की या प्रोबिटी है तब भी आप गलती करेंगे, वह आपकी कमजोरी हो जाती है। किसी चीज़ की भी एक्सेस जो होती है वो कमजोरी कहलाती है। अति सर्वत्र वर्जयित, ठीक है, किसी चीज़ में अति नहीं होनी चाहिए। इट हैज़ बीन सजेस्टेड इन सच केसेस सिंस द ट्रैजिक हीरो इज नेवर पैसिव बट स्ट्रगल्स टू रिजॉल्व हिज ट्रैजिक डिफिकल्टी विथ एन ऑब्सेसिव डेडिकेशन दैट ही इज गिल्टी ऑफ hubris, like presumption of being godlike and attempting to overstep his human limitations। तो क्या होता है कि हीरो किसी खास उद्देश्य को लेकर जब चलता है तो वह गलती करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे वो भगवान जैसा बनना चाहेगा, बहुत सीधा रहना चाहेगा और अपने ह्यूमन लिमिटेशन को भूल जाएगा, तो हमार्शिया का रोल सामने आने लगता है। सो दिस वे यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड हमार्शिया एक प्रकार का एक ट्रैजिक फ्लॉ है जिसके कारण हीरो दुख भुगतता है। ठीक है, उसके एक गलती के कारण जो कि पूरी जिंदगी को चौपट कर देती है। राइट, नाउ वी हैव मोनोलॉग। मोनोलॉग है क्या? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनोज। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसको मोनोज से लिया गया है। ठीक है, विच मीन्स अलोन, अकेला, एंड लोगोस विच मीन्स स्पीच, जब कोई व्यक्ति अकेला खड़ा होकर भाषण दे। ठीक है, मोनोलॉग इज द स्पीच और वर्बल प्रेजेंटेशन गिवन बाय ए सिंगल कैरेक्टर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज और हर कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज अलाउड। जब जोर जोर से कोई व्यक्ति खड़ा होकर स्टेज में अकेले अपने आइडियाज और विचार को बोले, भाषण दे, तो ये मोनोलॉग कहलाएगा। ऑफन सच ए कैरेक्टर स्पीक्स डायरेक्टली टू ऑडियंस, और ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं अक्सर डायरेक्ट ऑडियंस से बात करते हैं और टू अनदर कैरेक्टर या दूसरे कैरेक्टर से भी। मोनोलॉग्स आर फाउंड इन ड्रामेटिक मीडियम लाइक फिल्म्स एंड प्लेज एंड ऑल्सो इन नॉन ड्रामेटिक मीडियम लाइक पोइट्री। तो ये फिल्मों में भी, नाटकों में भी, नॉन ड्रामेटिक मीडियम लाइक पोइट्री में भी आप इसको देख सकते हैं। मोनोलॉग एंड सॉलिलॉकी आर सिमिलर, दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। मोनोलॉग और सॉलिलॉकी मिलते जुलते हैं। एज बोथ आर स्पीचेज, चूंकि दोनों ही स्पीच हैं प्रेजेंटेड बाय ए सिंगल पर्सन, एक ही व्यक्ति के द्वारा, बट अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट, दोनों के बीच में क्या खास अंतर है? इन मोनोलॉग द स्पीकर रिवील्स हिज थॉट्स टू द ऑडियंस और टू एनी अदर कैरेक्टर, वेयर एज इन सॉलिलॉकी द स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स टू हिमसेल्फ एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी अदर कैरेक्टर्स। मोनोलॉग में क्या होता है कि यह
साफ साफ कहता है, जिसे लोग सुन लेते हैं, दर्शक सुन लेते हैं। लेकिन सॉलिलॉक्वी में ये सारी बातें मन के अंदर चलती हैं, वह अपने आप से बात करता है, अपनी आइडियाज खुद से कहता है, जिसे दर्शक सुन लेते हैं, लेकिन यह बोल के नहीं दिखाता और ये कैरेक्टर, बल्कि वह मन में ही सोचता है और हम लोग उसे सुन लेते हैं, राइट। पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी क्या है? द टर्म कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैथोस मीनिंग इमोशन, यानी भावनात्मक चीजें, ठीक है। एंड इट इज ओनली डिस्टेंटली रिलेटेड टू द यूजुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैथेटिक। पैथेटिक से रिलेटेड वर्ड है ये, और इसका मीनिंग जो है वो भावना से जुड़ी हुई है। पैथेटिक फैलेसी इज अ वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग लिटरेरी डिवाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, दैट एट्रीब्यूट्स ह्यूमन क्वालिटीज, जो मानवीय गुणों को दिखाती है, एंड इमोशंस, भावनाओं को दिखाती है, टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, और प्रकृति के उन सारी चीजों में जीवंत करके उसे देखा जाता है, ठीक है, उन्हें मान लिया जाता है कि वे जीवंत हैं, जीवित हैं। द वर्ड पैथेटिक इन द टर्म स्टैंड्स फॉर इम्पार्टिंग इमोशंस टू समथिंग एल्स, यानी अपनी भावनाओं को सामने रखना, इम्पार्ट करना ही पैथेटिक कहलाता है। द पैथेटिक फैलेसी कैन ओनली बी अप्लाइड टू नेचर, एनिमल्स, ट्रीज, वेदर पैटर्न एटसेट्रा। तो ये जो नेचुरल चीजें हैं उनके साथ इसे अप्लाई किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ, ट्रीज, वेदर पैटर्न्स के साथ। हाउएवर इट इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड मोर लूजली टू रेफर टू एन इमोशनल मेटाफर। एक तरह से ये भावनात्मक मेटाफर भी है, रूपक अलंकार की तरह भी दिखाया जाता है। रिगार्डिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट दैट आरंट टिपिकली थॉट एज अ नेचुरल, कभी कभी कोई चीज नेचुरल नहीं भी हो सकता है, वो टिपिकली नेचुरल ना होने के बाद भी, लेकिन थॉट के रूप में उसको दिखा दिया जाता है। When used figuratively, the pathetic fallacy is not a logical fallacy. एक प्रकार से तार्किक नहीं होता है, but rather a simple image or figure of speech. एक प्रकार की कल्पना है, इमेज है और figure of speech है. However, if taken literally, it definitely constitutes a fallacy. और इसमें really आपको भावनात्मक चीजें महसूस होंगी, right? Now we have protagonist, जिसे हम हीरो कहते हैं, right? The concept of a protagonist comes from ancient Greek drama, where the term originally meant the player of the first part or the chief actor. ये किसी भी ड्रामा और नॉवेल का चीफ हीरो होता है, चीफ कैरेक्टर होता है। द प्रीफिक्स प्रोटो मीन्स द फर्स्ट, प्रोटो का मतलब फर्स्ट होता है। एंड एन एगोनिस्ट वॉज एन एक्टर और अ कॉम्पिटिटर इन अ कॉन्टेस्ट, और उसमें हुआ करता था, ग्रीक ड्रामा में क्या होता था, एक प्रोटेगोनिस्ट होता था, एक एंटागोनिस्ट होता था, हीरो और विलेन, ठीक है। द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ प्रोटेगोनिस्ट इज द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ अ ड्रामा और लिटरेरी वर्क, वो लीडिंग कैरेक्टर होता है किसी भी ड्रामा या लिटरेरी वर्क का। द रिलेशन टू इट्स ग्रीक रूट वर्ड, द सेंस दैट द कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट इन द प्लॉट, क्योंकि कैरेक्टर जो है किसी प्लॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें लीड हीरो जो होगा वही प्रोटेगोनिस्ट कहलाएगा। समटाइम्स द टर्म हीरो रेफर्स टू अ मेल प्रोटेगोनिस्ट, कभी कभी इसको सिर्फ मेल माना जाता है, लेकिन हीरोइंस रेफर टू अ फीमेल प्रोटेगोनिस्ट, और हीरोइन को फीमेल प्रोटेगोनिस्ट कहा जाता है। चैंपियन इज अनदर सिनोनिम्स ऑफ प्रोटेगोनिस्ट, ये सिनोनिम है, चैंपियन जो है वो हीरो का दूसरा नाम कह सकते हैं, या प्रोटेगोनिस्ट का दूसरा नाम चैंपियन भी दे सकते हैं। इन मॉडर्न लिटरेचर द प्रोटेगोनिस्ट डिराइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड बाय परस्यूइंग अ गोल, जो हीरो होता है, प्रोटेगोनिस्ट होता है, वो कहानी में एक लक्ष्य लेकर चलता है और उसी के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ अ स्टोरी इज समटाइम्स कॉल्ड द मेन कैरेक्टर, इसे मेन कैरेक्टर कहा जा सकता है। द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज अपोज्ड बाय एन एंटागोनिस्ट, और विलेन जो है उसका विरोध करता है और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। What makes many stories interesting is the struggle that the protagonist has to go through to achieve his aim. जब हीरो यानी प्रोटेगोनिस्ट जो है किसी एम को लेकर चलता है और उसे प्राप्त करने के लिए जो उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, उसी को देखकर यह कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। द एंटागोनिस्ट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट फॉर द प्रोटेगोनिस्ट, और जो प्रोटेगोनिस्ट होता है उसके खिलाफ जो व्यक्ति होता है एंटागोनिस्ट, वो प्रिंसिपल सोर्स होता है उसके कन्फ्लिक्ट के लिए, उसके संघर्ष के लिए। सो प्रोटेगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आप दोनों मिलाकर जब समझेंगे, और दोनों जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं किसी भी ड्रामा में, प्ले में या किसी भी लिटरेरी वर्क में, राइट। नाउ वी हैव सॉलिलॉकी, जैसा कि हम लोगों ने मोनोलॉग में भी देखा, सॉलिलॉकी भी सेम चीज है, लेकिन क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। सॉलिलॉकी इज अ लिटरेरी डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच, ये भी एक फॉर्म ऑफ स्पीच है,
और मोनोलॉग, एक मोनोलॉग भी कह सकते हैं, स्पोकन बाय अ सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर उसमें बोलता है इन अ थिएट्रिकल प्ले और ड्रामा, किसी भी ड्रामा में। अ सॉलिलॉक्वी इज द वर्ड फ्रॉम लैटिन सोलो, लैटिन वर्ड सोलो से लिया गया जिसका मतलब है टू वन सेल्फ, यानी स्वयं से। एंड लोकोर, आई टॉक, यानी मैं बात करता हूं, यानी खुद से बात करना। बेसिकली इट इज अ मोनोलॉग एड्रेस टू वन सेल्फ, यह एक प्रकार का मोनोलॉग है, एक ही व्यक्ति होता है जो खुद से बातें करता है और मन में बात करता है। थॉट्स स्पोकन आउट अलाउड, लेकिन उसकी जो सोच है बाहर जोर जोर से सुनाई पड़ती है, विदाउट एड्रेसिंग अनदर, किसी को एड्रेस करते हुए नहीं, इंगित करते हुए नहीं, बल्कि मन में ही बात करता है और हम लोग उसे सुन लेते हैं। द पर्पस ऑफ अ सॉलिलॉक्वी इज फॉर द कैरेक्टर टू एक्सप्रेस हिज इनर थॉट्स, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वह कैरेक्टर अंदर में क्या सोच रहा है उसको ऑडियंस तक पहुंचाना। एंड फीलिंग दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी हर्ड और नोन बाय अदर, और ड्रामा में उस थॉट को दूसरे कैरेक्टर नहीं जान पाते हैं, सिर्फ ऑडियंस के लिए होता है, ठीक है। कैरेक्टर्स इन द प्ले और द ऑडियंस मेंबर्स, और ये जो होता है ऑडियंस मेंबर्स के लिए होता है। इसेंशियली ड्यूरिंग अ सॉलिलॉक्वी, सॉलिलॉक्वी के दौरान द एक्शन ऑफ द प्ले स्टॉप्स, एक्शन रुक जाता है, एज इफ टाइम हैज पॉज्ड फॉर द ऑडियंस टू बी इनसाइड द स्पीकर्स हेड फॉर अ मोमेंट। तो जो एक्शन रुक जाता है उस समय ऑडियंस को मौका मिलता है उस स्पीकर या कैरेक्टर के मन की बात जानने का, वाइल दे आर्टिकुलेट व्हाट दे आर थिंकिंग, और वह कैरेक्टर क्या सोचता रहता है और ऑडियंस उसके बारे में क्या सोचती है, ये दिखाने के लिए मोमेंट प्रस्तुत किया जाता है। दिस इज इफेक्टिव एज अ लिटरेरी डिवाइस इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू अ कैरेक्टर्स इमोशंस एंड रिफ्लेक्शंस। ये बहुत ही इफेक्टिव लिटरेरी डिवाइस है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंसाइट, मतलब एक आंतरिक चीज को दिखाने के लिए कि कैरेक्टर के भावनाएं क्या हैं और रिफ्लेक्शंस क्या हैं, ये पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉलिलॉक्वी। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। So dear students, thanks a lot for watching the video. Keep watching. If you are new to the channel, subscribe it and keep learning. Thanks a lot. Have a good day.